नमस्कार और सुन लो यूपीएससी की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अहम और सच कहूं तो थोड़े जटिल विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। नमस्कार। हाँ बिल्कुल। आज का हमारा फोकस है प्राचीन भारतीय समाज के कुछ कोर एस्पेक्ट्स पर। विवाह, परिवार के अंदर लैंगिक रिश्ते और हाँ, वो हमेशा उलझाने वाला मुद्दा वर्ण और जाति व्यवस्था में बदलते पैटर्न्स। और ये सब हम देख रहे हैं यूनिट 11 के संदर्भ में। स्पेसिफिकली जो दस्तावेज है मैरिज एंड फैमिली लाइफ, नोशंस ऑफ अनटचेबिलिटी, चेंजिंग पैटर्न्स इन वर्ना एंड जाति.pdf। ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये बताने की जरूरत नहीं है ना? एब्सोल्युटली। जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी और हिस्ट्री दोनों के लिए फाउंडेशनल है। देखिए, सामाजिक संरचनाएं कैसे विकसित हुई, क्या चीजें बनी रहीं, क्या बदला, ये समझना क्रूशल है। तो श्रोताओं को आज की इस चर्चा से क्या मिलेगा? सिर्फ सरफेस लेवल जानकारी नहीं, बल्कि नहीं, बिल्कुल नहीं। हम गहराई में जाएंगे। जेंडर रोल्स कैसे इवॉल्व हुए, विवाह के नियम क्यों और कैसे बदले, समाज को बनाए रखने में विवाह का क्या रोल था, और सबसे जरूरी, वर्ण का सिद्धांत क्या कहता था और जाति की जमीनी हकीकत क्या थी। और इसमें बौद्ध और जैन धर्म का क्या प्रभाव रहा, इकोनॉमिक फैक्टर्स का क्या रोल था, ये सब भी देखेंगे। हाँ, ये सब इंटरकनेक्टेड है। बौद्ध और जैन ग्रंथों से भी हमें काफी इंसाइट्स मिलती हैं। तो बेसिकली हम आज यूनिट 11 के इस दस्तावेज को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 11.0 से, इंट्रोडक्शन यानी पृष्ठभूमि और संदर्भ। कहाँ से शुरू करें? देखिए, कहानी शुरू होती है काफी पहले, प्रारंभिक वैदिक काल से। वो दौर जब समाज धीरे धीरे पैस्टोरलिज्म मतलब पशुचारण वाली लाइफस्टाइल से हटकर सेटल्ड एग्रीकल्चर यानी कृषि आधारित बस्तियों की तरफ बढ़ रहा था। ये एक बड़ा शिफ्ट था। और इसी बदलाव के साथ सामाजिक सोच भी बदली होगी। ऋग्वेद का दर्शन कैसे विकसित हुआ? हाँ बिल्कुल। ऋग्वेद का जो सामाजिक दर्शन है वो कोई एक दिन में नहीं बना, हजारों सालों में विकसित हुआ। इसमें दार्शनिक बहसें शामिल थीं, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस का असर था। धीरे धीरे ये सब मिलकर कर्मकांडों के एक जटिल जाल में बदल गया। कर्मकांड, रिचुअल्स, और इनका नतीजा ये हुआ कि इन कर्मकांडों ने समाज में एक हायरार्की, एक पदानुक्रम बना दिया, जिसमें द्विज मतलब ट्वाइस बॉर्न की सर्वोच्चता स्थापित हुई। द्विज, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। कौन थे ये द्विज? द्विज यानी जिनका दूसरा जन्म उपनयन संस्कार से माना जाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्रों को इससे बाहर रखा गया। तो इस द्विज कॉन्सेप्ट ने समाज को श्रेणीबद्ध किया, ऊंच नीच स्थापित की, और जो निचले स्तर पर थे उनमें असंतोष पैदा होना स्वाभाविक था। और इसी असंतोष के माहौल में शायद वैकल्पिक विचारधाराओं को जगह मिली, जैसे बौद्ध और जैन धर्म। एग्जैक्टली। बौद्ध और जैन धर्म का उदय इसी पृष्ठभूमि में हुआ। वो हिंदू धर्म की इस हायरार्किकल और कह सकते हैं नॉन एगैलिटेरियन यानी गैर समतावादी सोच और प्रैक्टिसेस के एक ऑल्टरनेटिव के रूप में सामने आए। उनके ग्रंथों में इसका जिक्र मिलता है? हाँ बिल्कुल। बौद्ध और जैन ग्रंथों में बार बार जाति व्यवस्था और ब्राह्मणों की सर्वोच्चता पर सवाल उठाए गए हैं। इससे पता चलता है कि ये उस समय की एक बड़ी सामाजिक और दार्शनिक चिंता थी। ये कोई साइडलाइन इश्यू नहीं था। और आर्थिक पहलू, उस वक्त इकोनॉमी कैसी थी? अच्छा पॉइंट है। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य को देखें तो एक ज्यादा स्टेबल कृषि अर्थव्यवस्था और साथ ही एक उभरती हुई कॉमर्शियल अर्बन इकोनॉमी यानी व्यापारिक शहरी अर्थव्यवस्था का संकेत मिलता है। फिर मौर्यकाल आया, चौथी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, जिसमें एक सेंट्रलाइज्ड कृषि आधारित इंपीरियल सिस्टम विकसित हुआ। और मौर्यों के बाद? मौर्यों के बाद की लगभग 5 शताब्दियों में छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, और साथ ही इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड यानी आंतरिक और बाहरी व्यापार में जबरदस्त एक्सपेंशन हुआ। ये इकोनॉमिक डायनेमिज्म का दौर था। तो ये जो आर्थिक और राजनीतिक बदलाव हो रहे थे, इनका सीधा असर समाज और संस्कृति पर भी पड़ा होगा? हाँ बिल्कुल, जुड़ाव है। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस अक्सर सोशल और कल्चरल फील्ड्स में भी बदलाव लाते हैं। रिश्ते बदलते हैं, नियम बदलते हैं, सोच बदलती है। ठीक है, तो अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे? इस चर्चा का रोड मैप क्या है? ठीक है, तो स्ट्रक्चर ये रहेगा। पहले हम फोकस करेंगे विवाह और पारिवारिक जीवन पर। ये आएगा सेक्शन 11.1 और 11.2 में। यहाँ हम जेंडर रिलेशंस और विवाह संस्था को समझेंगे। और फिर सेक्शन 11.3 में हम व्यापक सामाजिक श्रेणियों यानी वर्ण और जाति के बदलते पैटर्न्स पे ध्यान देंगे। साउंड्स गुड। तो चलिए, सेक्शन 11.1 इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, जेंडर इन फैमिली लाइफ।
यानी पारिवारिक जीवन में लैंगिक संबंध, स्रोत क्या है हमारे पास इसके लिए? इसके लिए मुख्य स्रोत बौद्ध और जैन साहित्य हैं और साथ ही हिंदू ग्रंथ भी हैं। इनसे हमें उस समय के पारिवारिक रिश्तों, खासकर पति पत्नी के बीच के रिश्तों की एक झलक मिलती है। तो कैसी थी ये झलक? क्या पति पत्नी के बीच प्रेम और स्नेह था? हाँ, प्रेम और स्नेह का अस्तित्व तो था, ऐसा उल्लेख मिलता है। लेकिन कई बार पत्नी की जो भक्ति या डिवोशन थी वो कर्तव्य आधारित ज्यादा लगती थी। मतलब ये उसका फर्ज माना जाता था। पति अक्सर पत्नी को दूसरे रिश्तेदारों से ज्यादा महत्व देता था, ये भी दिखता है। बौद्ध दृष्टिकोण क्या कहता है? आपने सिगालोवाद सूत्र का जिक्र किया था। हाँ, सिगालोवादा सुत्ता, इसमें पति और पत्नी दोनों के कर्तव्यों की बात की गई है। पति के कर्तव्य थे पत्नी का सम्मान करना, उसके प्रति शिष्ट रहना, वफादार रहना। ये इंपॉर्टेंट है, सम्मान, शिष्टाचार, वफादारी। और पत्नी के कर्तव्य? पत्नी के कर्तव्यों में शामिल था घर आए मेहमानों का सत्कार करना, पवित्रता बनाए रखना, अपने काम में निपुण और परिश्रमी होना और पति की संपत्ति की रक्षा करना। की ड्यूटीज क्या हुई? हॉस्पिटैलिटी, चैस्टिटी, स्किल एंड डिलिजेंस इन वर्क और गार्डिंग हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। बुद्ध ने युवा महिलाओं को भी कुछ सलाह दी थी? हाँ, जो महिलाएं विवाह के बाद पति के घर जारी होती थी, उन्हें बुद्ध ने 5 उपदेश दिए थे। ये काफी डिटेल्ड हैं। क्या थे वो उपदेश? थोड़ा विस्तार से बताइए। पहला, पति से पहले उठना और उसके बाद सोना। दूसरा, हमेशा पति की इच्छा का पालन करना। तीसरा, उसके प्रति सम्मानजनक व्यवहार करना। चौथा, घर का प्रबंधन कुशलता से करना। और पांचवां, अगर पति का कोई शिल्प या व्यापार है तो उसमें भी निपुणता हासिल करना और उसकी संपत्ति की देखभाल करना। और इसका परिणाम क्या बताया गया? परिणाम बताया गया कि ऐसी पत्नी मृत्यु के बाद देव योनि में जन्म लेगी। मतलब अच्छा आचरण स्वर्ग की ओर ले जाएगा। ये एक तरह से महिलाओं को मोटिवेट करने का तरीका था इन कर्तव्यों को निभाने के लिए। दिलचस्प है। और सुजाता की कहानी, अनाथा पिंडिक की बहू? हाँ, ये कहानी काफी मशहूर है। बुद्ध ने सुजाता को 7 प्रकार की पत्नियों के बारे में बताया। ये क्लासिफिकेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। 7 प्रकार? कौन कौन से? इसमें 3 नेगेटिव कैटेगरीज थी और 4 पॉजिटिव। नेगेटिव थी वधका, यानी निर्दयी या भ्रष्ट पत्नी जो स्लेयर जैसी हो। दूसरी चोरीसा, जो पति का धन चुराने वाली हो, थीफ जैसी। और तीसरी अयसमा, जो आलसी हो, गपशप करती रहे, मतलब मिस्ट्रेस जैसी डोमिनेंट। इन तीनों का परिणाम बताया गया मृत्यु के बाद नरक। और पॉजिटिव कैटेगरीज कौन सी थी? पॉजिटिव में पहली थी मातुसामा, माँ जैसी देखभाल करने वाली, सहानुभूति रखने वाली। दूसरी भगिनी सामा, बहन जैसी, पति का सम्मान करने वाली। तीसरी सखी सामा, एक साथी जैसी, फ्रेंड जैसी, पति को देखकर खुश होने वाली। और चौथी, और ये सबसे ज्यादा डिस्कस होती है, दासी सामा। दासी सामा मतलब दासी जैसी। हाँ, दासी या स्लेव जैसी, जो पति की मार भी सह ले, शांत रहे, आज्ञाकारी हो। इन चारों पॉजिटिव टाइप्स का परिणाम बताया गया मृत्यु के बाद स्वर्ग। और सुजाता ने कौन सा चुना? यही तो खास बात है। सुजाता ने कहा कि वो दासी स्वमा बनना चुनेगी। अब आज के कॉन्टेक्स्ट में ये सुनने में अजीब लगता है ना, स्लेव लाइक वाइफ। हाँ बिल्कुल, इसकी तो काफी आलोचना हो सकती है। हो सकती है और होती भी है, लेकिन हमें उस समय का कॉन्टेक्स्ट भी देखना होगा। शायद उस समय के सामाजिक मूल्यों में पति के प्रति पूर्ण समर्पण और आज्ञाकारिता को एक बहुत बड़ा गुण माना जाता था। सुजाता का चुनाव इसी को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, ये तो हुआ बौद्ध दृष्टिकोण। हिंदू ग्रंथों में क्या तस्वीर मिलती है? अभिज्ञान शाकुंतलम, स्मृतियां, कामसूत्र। यहाँ भी काफी समानताएं हैं एक्चुअली। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में कण्व ऋषि के शिष्य राजा दुष्यंत को उपदेश देते हैं कि पति का पत्नी पर पूर्ण अधिकार होता है और पत्नी को ज्यादा समय तक अपने मायके में नहीं रहना चाहिए। और शकुंतला को क्या सलाह दी कण्व ने? कण्व ने शकुंतला को जो सलाह दी वो काफी हद तक स्मृतियों और कामसूत्र में बताए गए पत्नी के कर्तव्यों पर ही आधारित थी। वही घर संभालना, पति की सेवा करना, बड़ों का आदर करना वगैरह। और उदाहरण मिलते हैं? हाँ, जैसे मृच्छकटिकम नाटक में चारुदत्त की पत्नी धूता को एक अच्छी पत्नी का उदाहरण माना गया है, जैसा स्मृतियों में वर्णन है। फिर दशकुमार चरित की कहानियों में पतिव्रता स्त्री की असाधारण शक्तियों में विश्वास दिखता है। पतिव्रता मतलब जो पति के प्रति पूरी तरह समर्पित हो। हाँ, जिसका पति ही परमेश्वर हो। उच्च कुल की स्त्रियां पति को देवता मानती थीं, ऐसा वर्णन है। घर संभालने का गुण, पति के प्रति समर्पण, ये सब बहुत महत्वपूर्ण माने जाते थे। वात्स्यायन के कामसूत्र में भी आदर्श पत्नी के कर्तव्यों की बात है। ओ बिल्कुल, वात्स्यायन ने तो पूरी डिटेल लिस्ट दी है। इसे समझना जरूरी है। बताइए क्या क्या शामिल था उसमें? देखिए, सबसे पहले तो
पति की देवता की तरह सेवा करना, उसकी पर्सनल केयर का ध्यान रखना, पति अगर कोई व्रत उपवास रखे तो उसमें उसका साथ देना, कहीं उत्सव में जाना हो तो पति की अनुमति से ही जाना। और व्यवहार को लेकर भी कुछ नियम थे। हाँ बिल्कुल, बुरे चरित्र की महिलाओं से दूर रहना, पति को कभी नाराजगी ना दिखाना, दरवाजे पर या किसी एकांत जगह पर ज्यादा देर तक खड़े नहीं रहना या भटकना नहीं, ये सब डेकोरम का हिस्सा था। और आर्थिक और सामाजिक व्यवहार, कहा गया कि समृद्धि आने पर अहंकार ना करना, पति को बताए बिना किसी को दान ना देना, पति के मित्रों का सम्मान करना, सास ससुर की सेवा करना और उनकी आज्ञा मानना। यहां तक कि यह भी कहा गया कि उनके सामने कम बोलना, मीठा बोलना और जोर से नहीं हंसना। घर के नौकरों का प्रबंधन, हाँ, वो भी पत्नी की जिम्मेदारी थी। और पति अगर कहीं बाहर गया हो, प्रवास पर हो, तो पत्नी का व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये भी बताया गया। कैसा व्यवहार? एक तपस्वी की तरह संयम बरतना, कम आभूषण पहनना, धार्मिक अनुष्ठान करना, रिश्तेदारों से भी कम मिलना जुलना, और जब पति वापस लौटे तो उसका अच्छे से स्वागत करना। ये सब एक्सपेक्टेशंस थी। ये तो कर्तव्यों की काफी लंबी सूची है। घर संभालने की भूमिका पर और क्या कहा गया है? वात्स्यायन के अनुसार घर का पूरा कार्यभार पत्नी पर था। घर की साफ सफाई, सजावट, रोज की पूजा पाठ, यहाँ तक कि घर के बगीचे की देखभाल जिसमें सब्जियां, जड़ी बूटियां उगाना शामिल था, अनाज का भंडारण, सूत कातना, कपड़ा बुनना, ये सब। कृषि और पशुपालन का ज्ञान भी? हाँ, उसका भी बेसिक ज्ञान होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, घर का बजट बनाना, रोज का हिसाब किताब रखना, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम भी उसी का था। और अगर पति घर पर ना हो तो? तब तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती थी। पत्नी को घर का सारा काम संभालना होता था, आय बढ़ाने और खर्च कम करने के तरीके सोचने होते थे। और अगर पति की दूसरी पत्नी हो, यानी सौत, उसके साथ कैसा व्यवहार? वात्स्यायन कहते हैं कि सौत के साथ बड़ी बहन या माँ जैसा व्यवहार करना चाहिए, उसे सम्मान देना चाहिए। तो ये जो आदर्श बताए गए, क्या गुप्त काल में इनका पालन होता था? जनरली हाँ। गुप्त काल के स्रोत भी इन आदर्शों की पुष्टि करते हैं। कुछ और नियम भी जुड़ते हैं, जैसे कात्यायन और वेद व्यास कहते हैं कि धार्मिक कार्यों में पत्नी को पति के साथ भाग लेना चाहिए, लेकिन अगर वो पति की सहमति के बिना कुछ करती है तो वो कार्य व्यर्थ माना जाएगा। पति का भी कोई कर्तव्य था? हाँ, पति का कर्तव्य था पत्नी का भरण पोषण करना, और अगर पत्नी निर्दोष है तो उसे छोड़ने पर पति के लिए प्रायश्चित का विधान भी था। तो अगर हम हिंदू और बौद्ध दृष्टिकोणों की तुलना करें तो क्या निष्कर्ष निकलता है? देखिए, सबसे स्ट्राइकिंग चीज है कि दोनों में काफी समानताएं हैं। दोनों ही पितृसत्तात्मक ढांचे को दर्शाते हैं। घर का प्रबंधन मुख्य रूप से महिला की जिम्मेदारी है और वो पति के अधीन है। वैदिक काल में जो समानता की बात दिखती है वो यहाँ काफी कम हो गई है। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की क्या भूमिका थी? ऐसा लगता है कि सार्वजनिक जीवन के ज्यादातर क्षेत्रों में उन्हें हाशिए पर रखा गया था। कुछ अपवाद जरूर मिलते हैं, जैसे उड़ीसा के भौमिक वंश की रानियां जो शासन करती थीं, लेकिन ये एक्सेप्शंस थे, इसलिए हमें पूरे उपमहाद्वीप के लिए जनरलाइज करने से बचना चाहिए। अलग अलग क्षेत्रों में स्थितियां भिन्न हो सकती थीं। ठीक है, तो ये हुई पारिवारिक जीवन में लैंगिक भूमिकाओं की बात। अब आते हैं सेक्शन 11.2 मैरिज, फैसेट्स ऑफ सोशल रिप्रोडक्शन, यानी विवाह और सामाजिक पुनरुत्पादन के पहलू। ऋग्वैदिक काल में विवाह कैसा था? ऋग्वैदिक संदर्भ थोड़ा अलग है। जैसा हमने कहा, उस समय महिलाओं की स्थिति शायद बेहतर थी। उन्हें पति के साथ ज्यादा समानता हासिल थी, ऐसा माना जाता है। ऋग्वेद में एक पूरा विवाह सूक्त, मैरिज हाइम है, मंडल 10 में। हाँ, सूर्य और सोम के विवाह का जिक्र आता है उसमें। बिल्कुल, वो सूर्य, कन्या और सोम वर्ग के विवाह का एक रूपात्मक वर्णन है। उसमें विवाह की रस्में, विदाई के समय दिए जाने वाले आशीर्वाद, इन सब का जिक्र है। ये सूक्त बहुत महत्वपूर्ण है। और विवाह के कितने प्रकार मान्य थे उस समय? वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाहों को मान्यता प्राप्त थी। ये इंपॉर्टेंट है, 8 प्रकार। और हाँ, विधवा पुनर्विवाह भी स्वीकृत था। यहाँ तक कि अथर्ववेद में अंतरजातीय विवाह का भी उल्लेख मिलता है। रक्त संबंध में विवाह को लेकर क्या नियम थे? निकट के रक्त संबंध में विवाह पर आपत्ति थी। साधारणतः तीसरी या चौथी पीढ़ी तक विवाह वर्जित माना जाता था, मतलब एक्सोगमी फॉलो होती थी। लेकिन आपने कहा कि बाद में नियम कठोर हो गए। स्मृति काल में क्या बदलाव आए? हाँ, बाद के स्मृति काल में, खासकर गुप्त काल और उसके बाद, ये व्यवस्था ज्यादा कठोर और स्थिर हो गई। रिस्ट्रिक्शंस बढ़ गए। इन नियमों के कठोर होने के क्या कारण हो सकते हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो बौद्ध और जैन धर्म के उभार के जवाब में एक तरह की ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया या काउंटर रिफॉर्मेशन चल रहा था, जिसमें पुराने नियमों को और सख्ती से लागू करने पर जोर दिया गया। और कोई कारण?
दूसरा, इस दौरान कई विदेशी समूह भारतीय समाज में इंटीग्रेट हो रहे थे, जैसे शक, कुषाण। उन्हें अक्सर क्षत्रिय का दर्जा देकर समाज में शामिल किया गया। इस प्रोसेस में भी नियमों को स्पष्ट और कठोर बनाने की जरूरत महसूस हुई होगी। आर्थिक बदलावों का भी असर रहा होगा। बिल्कुल। गुप्त काल में व्यापार का पुनरुत्थान हुआ, शहरीकरण बढ़ा। इससे कुछ सामाजिक समूहों की स्थिति मजबूत हुई। अब ये समूह अपनी बढ़ी हुई सोशल स्टेटस को बनाए रखने के लिए ज्यादा कठोर रीति रिवाजों का पालन करने लगे, खासकर विवाह के मामले में। स्टेटस को प्रोटेक्ट करना था। तो गुप्त काल में विवाह के नियम क्या थे? वात्स्यायन क्या कहते हैं? वात्स्यायन के अनुसार ज्यादातर विवाह माता पिता या अभिभावकों द्वारा ही तय किए जाते थे। अरेंज्ड मैरिजेस। हाँ, कभी कभी उत्सवों पर वधू चुनने के समारोह भी होते थे, लेकिन वर वधू की अपनी भूमिका बहुत सीमित थी। कोई ऐतिहासिक उदाहरण है इसका? हाँ, जैसे थानेश्वरी की राजकुमारी राज्यश्री का विवाह कन्नौज के राजा से तय हुआ था। यह फैसला उसके पिता ने लिया था और मां सहमत हुई थी। ये दिखाता है कि पेट्रियार्कल कंट्रोल कितना मजबूत था। और जो 8 प्रकार के विवाह थे, उनका क्या हुआ? मान्यता प्राप्त रूपों की संख्या काफी कम हो गई। अब मुख्यतः केवल 4 रूपों को ही स्वीकृत या धर्मसंगत माना जाता था। कौन से 4? ब्रह्म, प्राजापत्य, आर्ष और दैव। ये नाम याद रखने चाहिए। ब्रह्म, प्राजापत्य, आर्ष, दैव। और बाकी के 4? गांधर्व, असुर, राक्षस, पैशाच। देखिए, वात्स्यायन इनका उल्लेख तो करते हैं, खास परिस्थितियों में, जैसे गांधर्व प्रेम विवाह, पैशाच छल से, राक्षस हिंसा से, लेकिन इन्हें पसंदीदा या रेकमेंडेड नहीं माना जाता था। साहित्य में तो प्रेम विवाह, गांधर्व विवाह के उदाहरण मिलते हैं राजा महाराजाओं के। हाँ, साहित्य में मिलते हैं, जैसे शकुंतला दुष्यंत, उर्वशी पुरुरवा, वसवदत्ता ओदियन। लेकिन जमीनी हकीकत शायद अलग थी। जैसे मालती माधव नाटक में कामंदकी नाम की एक पात्र इन साहित्यिक उदाहरणों को अविवेकपूर्ण मानती है, तो शायद आम समाज में इन्हें अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था, खासकर उच्च वर्गों में। अब आते हैं सबसे पेचीदा सवाल पर, जाति और विवाह। क्या समान वर्ण में ही विवाह होता था? हाँ, वात्स्यायन के अनुसार समान वर्ण में विवाह, सवर्णा विवाह को ही प्राथमिकता दी जाती थी। इसके फायदे गिनाए गए: अच्छी संतान, समाज में प्रसिद्धि और सार्वजनिक स्वीकृति। और अंतर्वर्णीय विवाह? इस पर काफी सख्त प्रतिबंध थे। खासकर उच्च वर्ण की लड़कियों या विवाहित महिलाओं के साथ प्रेम संबंध बनाना वर्जित था। और प्रतिलोम विवाह, यानी निम्न वर्ण के पुरुष का उच्च वर्ण की महिला से विवाह, ये तो पूरी तरह से वर्जित था, एब्सोल्युटली फॉरबिडन। प्रतिलोम विवाह को लेकर इतनी सख्ती क्यों? ये पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर और वर्ण की शुद्धता बनाए रखने की चिंता से जुड़ा था। इससे वर्ण संकरता का डर था। और अनुलोम विवाह, यानी उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की महिला। अनुलोम विवाह को प्रतिलोम जितना बुरा तो नहीं, लेकिन फिर भी निम्न स्तर का ही माना जाता था। वात्स्यायन इसकी तुलना वेश्याओं के साथ संबंध बनाने से करते हैं। तो बेसिकली इंटरवर्ना मैरिज डिस्करेज था, चाहे वो अनुलोम हो या प्रतिलोम, पर प्रतिलोम पर ज्यादा सख्ती थी। विवाह की उम्र को लेकर क्या बदलाव आए? विवाह की उम्र खासकर लड़कियों के लिए पहले के स्मृति काल की तुलना में काफी कम हो गई। अर्ली मैरिज पर जोर दिया जाने लगा। उम्र कम क्यों की गई? क्या कारण थे? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक तो लड़कियों पर नियंत्रण बनाए रखना, उनकी पवित्रता, चैस्टिटी सुनिश्चित करना। दूसरे, सामाजिक स्थिति को बनाए रखना। महिलाएं अक्सर परिवार की प्रतिष्ठा का प्रतीक मानी जाती थी। अर्ली मैरिज से इन चीजों को कंट्रोल करना आसान माना जाता था। ग्रंथों में इसका जिक्र है? हाँ, कई ग्रंथों में यौवनारंभ, प्यूबर्टी से पहले ही विवाह को अनिवार्य बताया गया है, जैसे विष्णु पुराण। हालांकि अंगरस जैसे कुछ ग्रंथ थोड़ी ज्यादा उम्र बताते हैं, पर ट्रेंड साफ तौर पर कम उम्र में विवाह का था। ये पॉइंट नोट करने वाला है। विवाह की आयु कम होती जा रही थी। विवाह की रस्में कैसी होती थीं? क्या उनमें कोई बदलाव आया? रस्मों में काफी हद तक निरंतरता, कंटिन्यूटी दिखती है। अग्नि के चारों ओर फेरे लेना, अन्न की आहुति देना, वर वधू द्वारा प्रतिज्ञाएं और मंत्रोच्चारण करना, ये सब जारी रहा। ज्योतिष का भी कुछ रोल था, कुंडली मिलान वगैरह? हाँ, ज्योतिषीय मिलान भी महत्वपूर्ण हो गया था। वर वधू की अनुकूलता, कंपैटिबिलिटी देखने के लिए उनकी राशि और नक्षत्र के आधार पर गण मिलाए जाते थे। गण, ये क्या होते थे? 3 गण होते थे, देव, नर और राक्षस। इनका मिलान देखा जाता था। अगर दोनों का गण समान हो, जैसे देव देव, नर नर, राक्षस राक्षस, तो ये सबसे उत्तम माना जाता था। देव और नर का मेल मध्यम था, देव और राक्षस का निम्न माना जाता था, और नर और राक्षस का मेल विरोधी या वर्जित माना जाता था। अच्छा, अब बात करते हैं विधवापन की। विधवाओं की स्थिति कैसी थी? देखिए, गुप्त काल से पहले के स्मृति कानूनों में
विधवाओं के लिए ब्रह्मचर्य और आत्मसंयम को प्राथमिकता दी जाती थी। मतलब उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो सादा जीवन जिएं। बृहस्पति जैसे स्मृतिकार ने सती प्रथा को एक विकल्प के रूप में सुझाया था, लेकिन ये प्राइमरी रिकमेंडेशन नहीं थी। और गुप्त काल में सती प्रथा की क्या स्थिति थी? गुप्त काल में कुछ लेखकों ने सती प्रथा की प्रशंसा की है, लेकिन कुछ ने इसकी निंदा भी की है। ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड या आम थी। ये कैसे कह सकते हैं? एक तो जो चीनी यात्री उस समय भारत आए, जैसे फाहियान, उन्होंने इसका कोई खास जिक्र नहीं किया है। दूसरे, स्मृतियों में विधवाओं के अधिकारों और उनके जीवन जीने के नियमों का काफी जिक्र है, जिससे पता चलता है कि विधवाएं समाज में मौजूद थीं और सती ही एकमात्र विकल्प नहीं था। तो अनुमान यही है कि ज्यादातर विधवाएं सीमित जीवन ही जीती थी। और विधवा पुनर्विवाह, क्या वो होता था? हाँ, विधवा पुनर्विवाह अभी भी होता था, लेकिन इसकी लोकप्रियता घट रही थी। मनु के समय से ही इसे नापसंद किया जाने लगा था। गुप्त काल तक आते आते ये और कम हो गया था, खासकर उच्च वर्णों में। तो अगर हम इन सारे बदलावों और प्रतिबंधों को समराइज करें तो क्या पॉइंट्स निकल कर आते हैं? हाँ, पाठ में 5 मुख्य बिंदु बताए गए हैं जो इस कठोरता को दर्शाते हैं। 1. विवाह मुख्यतः अपने ही वर्ण या जाति एंडोगमी में करने पर जोर, अंतर्खानपान पर रोक और गोत्र के बाहर विवाह एक्सोगामी का नियम। 2. 8 में से केवल 4 विवाह रूपों ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य को ही रेकमेंड करना। 3. लड़कियों के शीघ्र विवाह पर बहुत ज्यादा जोर देना। 4. विधवा पुनर्विवाह को डिस्करेज करना या नापसंद करना। 5. उत्तराधिकार के लिए केवल औरस, विवाहित पत्नी से जन्मा और दत्तक गोद लिया हुआ पुत्रों को ही मान्यता देना। अन्य प्रकार के पुत्रों की मान्यता खत्म कर दी गई। ये औरस और दत्तक, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये तो हुआ हिंदू ग्रंथों और स्मृतियों के अनुसार विवाह की तस्वीर। बौद्ध स्रोत क्या कहते हैं विवाह के बारे में? बौद्ध स्रोतों में भी विभिन्न प्रकार के विवाहों या यूनियंस का उल्लेख मिलता है। एक जगह तो 10 प्रकार के संबंधों की सूची है। 10 प्रकार? कौन कौन से? ये क्या दर्शाते हैं? हाँ, 10। जैसे धनखिता, धन देकर खरीदी गई। चंदवासिनी, अपनी मर्जी से साथ रहने वाली। भोगवासिनी, भोग के लिए रखी गई। पटवासिनी, वस्त्र देकर रखी गई। ओदपत्तकनी, जल संस्कार द्वारा विवाहित। ओभट चंबटा, बोझ उतारने पर मिली। दासी, जो दासी भी हो और पत्नी भी। कम्मकारी, जो कर्मकर भी हो और पत्नी भी। मुहुत्तिका, थोड़े समय के लिए पत्नी। और धजाहटा, युद्ध में जीती गई। बाप रे, ये सूची तो उस समय की सामाजिक परिस्थितियों की जटिलता दिखाती है। इसमें तो शोषण के भी संकेत हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि विवाह या साथ रहने के कितने अलग अलग रूप समाज में मौजूद थे, जिनमें से कुछ शायद मजबूरी या शोषण पर आधारित थे। लेकिन इनमें सबसे स्वीकार्य रूप कौन सा था? कौन सा था? सबसे स्वीकार्य रूप माना जाता था अवाह विवाह। ये बेसिकली अरेंज्ड मैरिज ही था, जो मध्यस्थों के जरिए तय होता था। इसमें अक्सर परिवार एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे और रिश्ता तय करते समय वर वधू की सामाजिक स्थिति, स्टेटस और पद, पोजीशन देखा जाता था। रस्मों के दौरान वधू के परिवार को श्रेष्ठ माना जाता था। इसमें व्यक्तिगत पसंद नापसंद का कोई स्थान था? नहीं, व्यक्तिगत राय ज्यादातर अनुपस्थित थी। कंपैटिबिलिटी यानी अनुकूलता भी आरोपित गुणों, इम्प्यूटेड क्वालिटीज या सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर तय होती थी, न कि वास्तविक व्यक्तिगत गुणों पर। विनय पिटक में भी ब्राह्मणों के विवाह के प्रकारों का जिक्र है? हाँ, विनय पिटक में ब्राह्मणों के बीच प्रचलित 5 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये ब्राह्मणों के अंदर की न्यूआंसेस दिखाता है। कौन से 5 प्रकार? पहला ब्रह्मसम, दूसरा देवसम, तीसरा मर्याद। ये तीनों वो थे जिनमें ब्राह्मण केवल ब्राह्मण महिलाओं से ही विवाह करते थे और जल संस्कार द्वारा विवाह होता था। इन्हें स्वीकृत माना जाता था। और बाकी 2? बाकी 2 थे सभिन्ना मर्यादा और ब्रह्मचंडाल। इनमें ब्राह्मण अन्य वर्णों की महिलाओं से भी विवाह कर सकते थे और विवाह जल संस्कार या फिर खरीद बिक्री द्वारा भी हो सकता था। इन अंतिम 2 को अस्वीकृत माना जाता था, लेकिन ये कहा गया कि विवाह चाहे जैसा भी हो, व्यक्ति की जाति ब्राह्मण बनी रहती थी। तो ये ब्राह्मणों के अंदर भी नियमों को लेकर कुछ लचीलापन या भिन्नता दिखाता है। हाँ, एक तरह से। अब अगर हम हिंदू और बौद्ध विवाह प्रणालियों की तुलना करें तो क्या दिखता है? समानताएं तो काफी दिख रही हैं। हाँ, घनिष्ठ समानताएं हैं। दोनों ही व्यवस्थाएं फंडामेंटली पितृसत्तात्मक हैं। विवाह तय करने में व्यक्तियों की भूमिका बहुत सीमित है। अनुकूलता का आधार हिंदुओं में जाति और ज्योतिष पर ज्यादा टिका है, तो बौद्ध स्रोतों में आर्थिक स्थिति और सामाजिक पद पर ज्यादा जोर दिखता है। लेकिन अल्टीमेटली दोनों ही पितृसत्तात्मक परिवार को मजबूत करते हैं। बिल्कुल,
चलिए अब हम आते हैं इस यूनिट के सबसे कॉम्प्लेक्स हिस्से पर, सेक्शन 11.3 चेंजिंग सोशल पैटर्न, वर्ण और जाति, यानी बदलते सामाजिक पैटर्न वर्ण और जाति। वर्ण की अवधारणा कहाँ से आती है? देखिए, वर्ण की जो कॉन्सेप्ट है वो मुख्य रूप से हमें धर्मशास्त्रों में मिलती है, जैसे मनुस्मृति वगैरह। लेकिन अक्सर जो बात धर्मशास्त्र कहते हैं उसकी पुष्टि दूसरे स्रोतों से नहीं होती, या कई बार तो दूसरे स्रोत उसका खंडन करते हुए दिखते हैं। तो वर्ण का संबंध किससे जोड़ा गया है? अस्पृश्य और शूद्र। और फिर एक पांचवा समूह भी था, अस्पृश्य या अछूत। इसकी उत्पत्ति कहाँ से बताई जाती है? इसकी उत्पत्ति अक्सर ऋग्वेद के 10वें मंडल में मौजूद पुरुष सूक्त से जोड़ी जाती है। पुरुष सूक्त, ये नाम याद रखना जरूरी है। इसमें एक विराट पुरुष के बलिदान से 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र। लेकिन क्या ये पुरुष सूक्त ऋग्वेद का मूल हिस्सा था? ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि ये 10वां मंडल, जिसमें पुरुष सूक्त है, ऋग्वेद में बाद में जोड़ा गया। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शब्द ऋग्वेद में मुख्य रूप से 10वें मंडल में ही मिलते हैं। मनुस्मृति में भी वर्णों और उनके कामों की सूची है। हाँ, मनु ने हर वर्ण के लिए निर्धारित कार्य या व्यवसाय बताए हैं। ब्राह्मणों का काम पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, क्षत्रियों का रक्षा करना, शासन करना, वैश्यों का व्यापार, कृषि, पशुपालन और शूद्रों का काम ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना। ये एक आइडियलाइज्ड स्कीम थी। पर क्या व्यवहार में, रियलिटी में ये वर्ण व्यवस्था इतनी ही साफ और कठोर थी? यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है। दूसरे हिंदू स्रोत धर्मशास्त्रों के अलावा वर्णों के पदानुक्रम को तो मानते हैं, लेकिन वो हमेशा मनु की योजना से पूरी तरह मेल नहीं खाते। और गैर धर्मशास्त्रीय स्रोत जैसे शिलालेख, साहित्य? गैर धर्मशास्त्रीय स्रोतों में अक्सर जो बीच के समूह हैं, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनके बीच बहुत क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं दिखता। हाँ, ब्राह्मणों और अछूतों की पहचान ज्यादा स्पष्ट होती है, लेकिन बीच के वर्णों की सीमाएं धुंधली लगती हैं। बौद्ध साहित्य क्या कहता है इस बारे में? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बौद्ध साहित्य लोगों का वर्णन करते समय लगभग कभी भी वर्ण शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। जब वो कॉन्क्रीट सिचुएशंस की बात करते हैं, जमीनी हकीकत की, तो वो जाति और कुल यानी लिनेज और फैमिली शब्दों का प्रयोग करते हैं। इससे ऐसा लगता है कि वर्ण एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ज्यादा था, जबकि जाति और कुल प्रैक्टिकल सोशल रियलिटी थे। तो जाति और कुल पर बौद्धों का क्या दृष्टिकोण था? विनय पिटक में 2 मुख्य प्रकार की जातियों का उल्लेख है, हीन जाति यानी निम्न या नीची जाति, और उक्कठा जाति यानी उत्कृष्ट या ऊंची जाति। हीन और उक्कठा, ये 2 कैटेगरीज याद रखनी है। क्या बुद्ध ने इस विभाजन को माना? देखिए, सामाजिक स्तर पर बुद्ध ने इस विभाजन को एक तरह से स्वीकार किया। मतलब वो मानते थे कि समाज में ऊंच नीच है, लेकिन उन्होंने इस बात का जोरदार खंडन किया कि व्यक्ति की जाति का उसकी आध्यात्मिक प्राप्ति, स्पिरिचुअल अटेनमेंट से कोई लेना देना है। बुद्ध के अनुसार कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का हो, निर्वाण प्राप्त कर सकता है। सामाजिक मेलजोल में उन्होंने जाति और गोत्र के महत्व को माना, पर आध्यात्मिक दृष्टि से इसे अप्रासंगिक बताया। पुराण कश्यप का भी जिक्र आता है बौद्ध ग्रंथों में। उन्होंने समाज को कैसे बांटा? हाँ, पुराण कश्यप का जिक्र है। उनके अनुसार समाज में 6 विभाजन थे, जो व्यवसाय, व्यापार, जाति या संप्रदाय पर आधारित थे, और इन्हें दर्शाने के लिए रंगों का इस्तेमाल किया गया था। कर्ण काला, नील नीला, लोहित लाल, हल्लदब पीला और सुक सफेद। ये रंग किन समूहों को रिप्रेजेंट करते थे? काला रंग खूनी पेशे अपनाने वालों के लिए था, जैसे कसाई, शिकारी। नील भिक्षुओं के लिए, लोहित लाल जैन निग्रंथों के लिए, हल्लदब पीला गहपति या गृहस्थों के लिए, और सुक सफेद आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों और उनके नेताओं के लिए। इसमें निम्न जातियों के बारे में कुछ कहा गया? हाँ, इसमें निम्न जातियों के अंदर भी एक हायरार्की बनाने की कोशिश दिखती है, जिसमें पुकुसक, जो शायद कूड़ा बिनने वाले या सफाई करने वाले थे, उन्हें सबसे नीचे रखा गया। कुछ विद्वान सोचते हैं कि क्या ये मनु की वर्ण योजना का एक तरह का प्रीकर्सर या अग्रदूत था। ये एक बहस का मुद्दा है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता का जाति से कोई संबंध था? हाँ, पुनर्जन्म में विश्वास के चलते ये माना जाता था कि अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में उच्च कुल, उच्चत्तर कुला में जन्म लेता है, जैसे कि क्षत्रिय, ब्राह्मण या गहपति, समृद्ध गृहस्थ के परिवार में, और बुरे कर्म करने वाला निम्न कुल, हीन कुला में जन्म लेता है, जैसे चंडाल, निषाद, शिकारी, वेण, बांस का काम करने वाले, रथकार, रथ बनाने वाले या पुक्कुसक।
सफाई कर्मी। ये नाम फिर से महत्वपूर्ण है। चंडाल, निषाद, वेर्ण, रत्कार, पुक्कुसक। तो बौद्ध धर्म और जाति व्यवस्था के संबंध पर विद्वानों में काफी बहस है, सब एक मत नहीं है। बिल्कुल नहीं, काफी अलग अलग विचार हैं। जैसे T.W. राइस डेविड्स मानते थे कि बुद्ध के संघ में जाति का कोई मानदंड नहीं था, और अगर बौद्ध धर्म ज्यादा फैलता तो शायद जाति व्यवस्था बनती ही नहीं या रुक जाती। और दूसरे विद्वान? दूसरी तरफ हर्मन ओल्डेनबर्ग का मानना था कि सैद्धांतिक समानता के बावजूद संघ की जो मेंबरशिप थी उसमें अभिजात वर्ग यानी एलीट का झुकाव ज्यादा दिखता है। रिचर्ड फिक का विचार था कि बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था के विकास को ना तो तोड़ा और ना ही धीमा किया। चार्ल्स एलियट का क्या कहना था? सर चार्ल्स एलियट का मानना था कि बुद्ध ने मुख्य रूप से ब्राह्मणों के कर्मकांड और उनके दर्शन पर हमला किया। वो एक सामाजिक सुधारक के तौर पर उतने प्रभावी नहीं थे। उन्होंने ब्राह्मणवादी कर्मकांड का विरोध किया, लेकिन पूरी जाति व्यवस्था का नहीं। और ई सिनाट? एमील सिनाट का तर्क था कि ये संघर्ष मुख्य रूप से प्रभाव यानी इन्फ्लुएंस के लिए था। ब्राह्मणों और बौद्धों के बीच लक्ष्य पूरी व्यवस्था को बदलना नहीं था। तो आप देख सकते हैं अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं। ठीक है, लेकिन क्या समाज पूरी तरह से स्थिर था? क्या लोग हमेशा अपने वर्ण के लिए निर्धारित काम ही करते थे या सामाजिक गतिशीलता थी? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब है नहीं, समाज स्थिर नहीं था। हमें सामाजिक गतिशीलता के काफी प्रमाण मिलते हैं, खासकर गुप्त काल और उसके बाद के समय से। जो स्मृति कानून कहते थे उससे हटकर चीजें हो रही थीं। कैसे प्रमाण, उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, जैसे शिलालेखों से पता चलता है। 5वीं सदी ईस्वी का एक शिलालेख है जिसमें क्षत्रियों को व्यापारी बताया गया है। एक और 5वीं सदी का ही उदाहरण है गुजरात के रेशम बुनकरों का, जो मालवा जाकर बस गए और वहां उन्होंने दूसरे कई व्यवसाय अपना लिए, जैसे तीरंदाज, सैनिक, लेखक, ज्योतिषी वगैरह। ये दिखाता है कि लोग अपना पारंपरिक पेशा बदल रहे थे। तो क्या ब्राह्मण और क्षत्रिय भी निचले वर्णों के काम कर रहे थे या वैश्य और शूद्र ऊपर के वर्णों के? हाँ, दोनों तरह के उदाहरण मिलते हैं। ब्राह्मणों और क्षत्रियों द्वारा ऐसे व्यवसाय अपनाना जो स्मृतियों में निचले वर्णों के लिए बताए गए हैं, और वैश्यों और शूद्रों द्वारा उच्च वर्णों के व्यवसाय अपनाना, ये दोनों चीजें हो रही थीं। इस गतिशीलता के कारण क्या थे? लोग अपना पारंपरिक काम क्यों छोड़ रहे थे या बदल रहे थे? कई कारण थे। एक तो आर्थिक विस्तार, इकोनॉमिक एक्सपेंशन। जब कृषि से सरप्लस पैदा हुआ, व्यापार बढ़ा, तो नए अवसर पैदा हुए। दूसरे, राजनीतिक एकीकरण, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन। जैसे बड़े साम्राज्यों के बनने से लोगों का आना जाना बढ़ा, इंटरैक्शन बढ़ा। तीसरा, भूमि अनुदान की प्रथा। भूमि अनुदान से कैसे गतिशीलता बढ़ी? जब राजा ब्राह्मणों या मंदिरों को जमीन दान में देते थे तो वो उन इलाकों में जाके बसते थे। इससे नए कृषि केंद्र बने, ब्राह्मणवादी संस्कृति फैली। इस प्रक्रिया को संस्कृतिकरण भी कहते हैं, जहां निचले समूह उच्च समूहों के रीति रिवाजों को अपनाकर अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश करते हैं। और छोटे राज्यों के उदय का भी असर हुआ। हाँ, जब नए नए छोटे राज्य बने तो नए शासक वर्ग उभरे जिन्होंने क्षत्रिय होने का दावा किया, भले उनकी उत्पत्ति कहीं से भी हुई हो। इससे भी सामाजिक संरचना में हलचल हुई। नए आर्थिक अवसर, नई तकनीकें, नए शिल्प, इन सब ने लोगों को पारंपरिक वर्ण आधारित व्यवसायों से हटने का मौका दिया। तो इसका परिणाम क्या हुआ? समाज ने इस मोबिलिटी को कैसे हैंडल किया? परिणाम यह हुआ कि नए नियमों की जरूरत महसूस हुई। खासकर विवाह के नियमों को और कठोर बना दिया गया, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था। ये शायद बढ़ती हुई मोबिलिटी को कंट्रोल करने का एक तरीका था। सोशल बाउंड्रीज को फिर से मजबूत करने की कोशिश थी। क्या अंतर्वर्णीय विवाह फिर भी होते थे? साहित्यिक स्रोतों में कुछ उदाहरण मिलते हैं, अनुलोम और प्रतिलोम दोनों तरह के, लेकिन ऐसा लगता है कि ये ज्यादातर अभिजात वर्ग, एलीट सर्कल्स तक ही सीमित थे और आम समाज में इन्हें स्वीकृति नहीं थी। तो वर्ण व्यवस्था पर अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये है कि वर्ण का जो एक साफ सुथरा 4 हिस्सों वाला हायरार्किकल मॉडल धर्मशास्त्रों में दिया गया है, वो व्यवहार में उतनी कठोरता से लागू नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि भारतीय समाज लगातार बदल रहा था, उसमें सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता थी। वर्ण व्यवस्था का मॉडल एक स्थिर, अनचेंजिंग समाज के लिए ज्यादा उपयुक्त था, और प्राचीन भारत का समाज वैसा नहीं था। रियलिटी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और फ्लूइड थी। बिल्कुल। ये समझना बहुत जरूरी है कि सिद्धांत और व्यवहार में अक्सर अंतर होता है। तो ये थी हमारी यूनिट 11 की विस्तृत चर्चा। अब अगर हम मुख्य बातों को संक्षेप में दोहराना चाहें तो क्या होंगी की टेकअवेज? हाँ, बिल्कुल। कुछ की टेकअवेज जरूर हाईलाइट करने चाहिए। पहला, पारिवारिक जीवन में
लैंगिक भूमिकाएं काफी हद तक पितृसत्तात्मक थी। महिलाओं से मुख्य रूप से घर संभालने और पति के प्रति समर्पित रहने की अपेक्षा की जाती थी। इस मामले में बौद्ध और हिंदू स्रोतों में काफी समानताएं दिखी। ठीक है। दूसरा, विवाह मुख्य रूप से माता-पिता द्वारा व्यवस्थित होता था, जिसमें जाति या वर्ण और सामाजिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण कारक थे। समय के साथ विवाह के नियम ज्यादा कठोर होते गए, खासकर अंतरवर्णीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह को लेकर। लड़कियों की शादी की उम्र भी कम होती गई। और विवाह के रूपों के बारे में तीसरा पॉइंट यही है कि 8 प्राचीन विवाह रूपों में से केवल 4 ब्रह्म, दैव, आर्ष और प्राजापत्य को ही प्राथमिकता दी जाने लगी और ज्यादातर स्वीकृत माना गया। चौथा, वर्ण और जाति को लेकर। चौथा, वर्ण की अवधारणा जो धर्मशास्त्रों का सिद्धांत है, और जाति जो वास्तविक सामाजिक व्यवहार में ज्यादा प्रासंगिक थी। इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत महत्वपूर्ण है। बौद्ध ग्रंथ वर्ण के बजाय जाति और कुल पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते दिखे। बौद्ध धर्म के प्रभाव के बारे में। पांचवा, बौद्ध धर्म ने ब्राह्मणवादी कर्मकांडों और जाति आधारित आध्यात्मिक श्रेष्ठता के दावों का विरोध किया, लेकिन उसने जाति व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया। संघ में सैद्धांतिक समानता थी, पर सामाजिक व्यवहार में जातिगत भेदभाव कहीं न कहीं जारी रहा। और आखिरी टेकअवे, सामाजिक गतिशीलता पर। छठा और आखिरी, आर्थिक और राजनीतिक बदलावों जैसे व्यापार का विस्तार, नए राज्यों का उदय के कारण प्राचीन भारतीय समाज स्थिर नहीं था। उसमें सामाजिक गतिशीलता मौजूद थी। लोग पारंपरिक वर्ण आधारित व्यवसायों से हटकर भी काम कर रहे थे, जिससे वर्ण व्यवस्था की जो सैद्धांतिक कठोरता थी वो व्यवहार में कमजोर पड़ी। बहुत बढ़िया। ये सारे पॉइंट्स इस जटिल विषय को समझने में काफी मदद करेंगे। प्राचीन भारतीय समाज की ये तस्वीर वाकई मल्टीलेयर्ड है, और इन सभी पहलुओं को समझना यूपीएससी की तैयारी के लिए कितना जरूरी है यह हम जानते हैं। हाँ बिल्कुल, ये डिटेल्ड एनालिसिस ना सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस, खासकर जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी हिस्ट्री में स्पेसिफिक क्वेश्चंस को टैकल करने में मदद करेगा, बल्कि ये एक एनालिटिकल स्किल भी बिल्ड करता है जो परीक्षा के बाद भी काम आती है। सामाजिक संरचनाओं के ऐतिहासिक जड़ों को समझना हमें आज के कंटेम्पररी इश्यूज को भी बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। सही कहा। तो अगर श्रोताओं को हमारी ये गहन चर्चा उपयोगी लगी हो तो सन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक करना ना भूलें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और हम हमेशा एनकरेज करते हैं कि ऐसी डिटेल डिस्कशंस को दोबारा सुनें। पहली बार में शायद सारी बातें पकड़ में ना आए, दोबारा सुनने से कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे, खासकर जो स्पेसिफिक नियम, टेक्सचुअल रेफरेंसेस या उदाहरण हमने डिस्कस किए। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार। सोचिए, प्राचीन काल की ये जो सामाजिक संरचनाएं थीं, ये बदलाव थे, लिंग भेद, विवाह के नियम, वर्ण और जाति की ये कभी न खत्म होने वाली बहस, इनकी गूंज आज के भारतीय समाज में कहाँ और कैसे सुनाई देती है? क्या ये सब सिर्फ इतिहास की बातें हैं या ये आज भी हमारी सच्चाई का हिस्सा है? जरूर सोचिएगा इस पर। अगली बार फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। धन्यवाद।